शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे जियोग्राफी बीए थर्ड सेमेस्टर चैप्टर 3 के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, बहुत सारे छात्र छात्राओं ने हमारे पास कमेंट किया कि सर जी जियोग्राफी की आज क्लास लगवा दीजिए। तो मैंने सोचा कि बिल्कुल आपकी क्लास आज हो जाए, चूंकि आपकी मिड टर्म की परीक्षा हो रही है। उसके लिए एक प्रकार से ये रामबाण का कार्य करेगा, एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र है। ये कैप्सूल आप प्रकार से एक टॉनिक की भांति ले सकते हो अपनी परीक्षा की दृष्टि से। तो बहुत जबरदस्त समय है आपको इसको पढ़ने का। और इस वीडियो के माध्यम से, आज के वीडियो के माध्यम से, आज का जो लेक्चर आप देखेंगे, तो आज आप कुल मिलाकर के कुछ अलग जानेंगे, कुछ अच्छा जानेंगे और कुछ बेहतर जानेंगे। और खास करके आप देखेंगे कि आज का जो वीडियो होगा वो पारिस्थितिक तंत्र पर होगा, इकोसिस्टम पर होगा। ओके, इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? इससे पहले आपने पर्यावरण के बारे में पढ़ा। मैंने पर्यावरण की परिभाषा वगैरह आपको बताई, पर्यावरण के समस्त पहलुओं पर चर्चा करी। अब उसके बाद में मैंने किसके बारे में बताया? पारिस्थितिकी के बारे में मैंने चर्चा किया। किसके बारे में? पारिस्थितिकी के बारे में। एक विज्ञान है पारिस्थितिकी। ओके, पारिस्थितिकी विज्ञान है। और जिस विज्ञान यानी पारिस्थितिकी विज्ञान का मतलब पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत जिन चीजों का अध्ययन किया जाता है, वो सारी की सारी चीजें आपकी एक तंत्र में रहती है, चूंकि जिसी को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र जो होता है, जिसको इकोसिस्टम कहते हैं, इसी इकोसिस्टम का विधिवत तरीके से वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करता है पारिस्थितिकी। ठीक है, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी जिसके शब्द में अंत में लग जाए, इसका मतलब होता है शास्त्र या विज्ञान। तो आपको पता होगा, इससे पहले वाला चैप्टर आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा है, उसमें इकोलॉजी आपने समझ लिया है। अब हमको समझना क्या है भाई? अब हमको समझना इकोसिस्टम के बारे में। बोर्ड पर जो चीजें दिखाई पड़ मतलब लिखी हुई है, दिखाई पड़ रही है आपको विधिवत तरीके से? बताइएगा, दिखाई पड़ रही है? दिखाई पड़ रही है ना सारी चीजें? बिल्कुल, हाँ। चलिए, इसीलिए मैं देख रहा था कि दिखाई पड़ रही कि नहीं। तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रही होंगी मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे दिखाई पड़ रहा है। चलिए, तो मैं प्रारंभ करता हूं। ये आपका थर्ड चैप्टर है जियोग्राफी का। इससे पहले 2 चैप्टर आपके हो चुके हैं। ठीक, बीए थर्ड सेमेस्टर यानी कि बीए। और बहुत सारे लोग परेशान हैं कि सर जी आप सेकेंड ईयर की क्लास कब स्टार्ट करेंगे? बहुत कमेंट्स आ गए मेरे, मतलब कि बहुत व्हाट्सएप पे, एसएमएस और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। तो मैं आपको बता दूं कि आप खास करके अगर मैं बताऊं आपको, तो सेकेंड ईयर और थर्ड सेमेस्टर एक ही चीज है। चाहे आप उसको थर्ड मतलब कि एक थर्ड सेमेस्टर बोलो, और चाहे सेकंड ईयर बोलो। तो सेकंड ईयर का एक प्रकार से जो थर्ड सेमेस्टर है, सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, सेकंड ईयर का पहला सेमेस्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक ईयर में 2 सेमेस्टर आपके होते हैं। तो 2 सेमेस्टर आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर हो चुका है। अब थर्ड सेमेस्टर आपको पढ़ना है, यानी कि सेकंड ईयर में आप पहुंच चुके हैं। तो सेकंड ईयर में आपको पढ़ना क्या है? जियोग्राफी में, भूगोल में आपको पढ़ना है, जो एक प्रकार से खास करके पर्यावरण भूगोल होता है, यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज के बारे में जानना है। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज जो होगी आपकी, इसके बारे में समझना है। और इसमें जो थर्ड चैप्टर आपका है पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम है। आइए चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये आप लोग जानिएगा, सबसे पहली बात ये है कि जो ये पारिस्थितिक तंत्र जो शब्द है, इसको 1935 ईस्वी में एक व्यक्ति है एजी तांसले, एजी तांसले महोदय या एजी टॉन्सले महोदय, कुछ भी बोलो, मतलब कि हिंदी में तांसले, अंग्रेजी में टॉन्सले हो जाएगा। तो 1935 की बात है एडी की, उसमें एजी तांसले नाम के एक व्यक्ति आते हैं। उन एजी तांसले नाम के व्यक्ति ने क्या किया? इन्होंने जो पारिस्थितिक तंत्र शब्द है, यानी इको सिस्टम जो शब्द है, इसके बारे में सबसे पहले मेंशन किया, इसके बारे में बताया। तो सबसे पहले इको सिस्टम शब्द के बारे में किसने बताया? आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा, क्या बताइएगा? 1935 ईस्वी में प्रयोग में आया। किसने किया? एजी तांसले महोदय ने किया। ठीक, और इसी के साथ साथ अगर मैं एक लाइन में अगर इसकी परिभाषा दूं अगर पारिस्थितिक तंत्र की, तो आप बड़ी आसानी से परिभाषा दे सकते हैं कि जीव समूह तथा अजीव पर्यावरण, जीव समूह तथा अजीव पर्यावरण दोनों की सम्मिलित प्रक्रिया पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है, या कहलाता है, एक प्रकार से कहलाता ही है, कहलाती नहीं होगा। ठीक, आपको अब यहां पर 2 चीजें क्लियर हुई, 2 पॉइंट्स आपको मिले। एक जीव समूह यानी जीवों का समूह। अब जीव में मनुष्य और एक प्रकार से आप देखते हैं और तमाम सारी चीजें आ जाती हैं, जितने कीट पतंगे होते हैं सब आ जाते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें, तो जीव समूह में वनस्पतियां वगैरह भी, प्लैंकटन वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह भी आ जाती हैं आपकी। तो जीव समूह और अजीव पर्यावरण,
इन्हीं दोनों की सम्मिलित प्रक्रिया, इन दोनों की जो सम्मिलित प्रक्रिया होती है उसी सम्मिलित प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और इसी सम्मिलित प्रक्रिया का अध्ययन करने वाले शास्त्र या विज्ञान को इकोलॉजी कहते हैं, जो सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ लिया। क्लियर हो रही बात है ना? बिल्कुल, अगर क्लियर हुई तो फटाफट से वीडियो को लाइक ठोकिएगा मेरे भैया। चलिए, तो क्या हो गया, जीव समूह तथा अजीव पर्यावरण दोनों की सम्मिलित प्रक्रिया पारिस्थितिक क्या कहलाती है, तंत्र कहलाती है, इको सिस्टम कहलाता है। क्लियर बात? तो ये तो हो गया एजी तांसले के संबंध में कुछ बातें। ठीक, इसके अलावा और कुछ मुख्य विद्वान हैं, उनके अलावा भी मतलब उनके द्वारा भी दी गई जो परिभाषाएं हैं उन पर भी थोड़ा सा अपनी भाषा में चर्चा कर लेते हैं, सरल से सरल भाषा में समझ लेते हैं। आइए थोड़ा सा। ठीक, अब आते हैं दूसरे विद्वान, उनका नाम है सीसी पार्क। अब सीसी पार्क का कहीं यका जानो, सीसी पार्क महोदय ने बड़े गदगद बाणी में कहा कि पारिस्थितिक तंत्र जो होता है एक क्षेत्र के अंदर, इन्होंने एक एरिया को डिनोट किया, पहले एक क्षेत्र के बारे में मेंशन किया। आगे क्या कह रहे हैं, कहा कि जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो एक क्षेत्र के अंदर समस्त प्राकृतिक जीवों, क्या, समस्त प्राकृतिक जीव, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुए जीव, समस्त प्राकृतिक जीवों तथा, अब इसमें रोबोट मान लेते हैं, मानवीय जीव तो है नहीं, लेकिन एक प्रकार से मानव द्वारा निर्मित एक मनुष्य है, वो भी मशीन है एक प्रकार से, तो वो सब नहीं शामिल कर सकते, वो तो एक प्रकार से अभौतिक चीजें हैं, सॉरी भौतिक में, तो हालांकि वो अलग चीजें हैं, उसके बारे में नहीं, मैंने वैसे मजाक में बोला है। ठीक, तो पारिस्थितिक तंत्र एक क्षेत्र के अंदर समस्त प्राकृतिक जीवों तथा तत्वों का सकल योग है। सकल माने होता है सब, सकल माने सारा, इंटायर, कंप्लीट। ठीक है, तो एक क्षेत्र के अंदर समस्त प्राकृतिक जीव जितने हैं और जितने भी प्राकृतिक तत्व हैं या जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों का सकल योग है, सभी को मिलाने का एक योग होता है क्या, पारिस्थितिक तंत्र। कहां पर, एक क्षेत्र के अंदर, किनका किनका योग, समस्त प्राकृतिक जीवों और तत्वों का योग होता है। ठीक, ये चीज क्लियर हो रही ना आपकी? इसके अलावा कहते हैं आगे कि और इसे भौतिक भूगोल में एक विवृत तंत्र के आधार पर या एक विवृत तंत्र के आधारभूत उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। विवृत, विवृत माने एक प्रकार से खुला हुआ, तो विवृत तंत्र एक खुला हुआ तंत्र, उसके आधारभूत उदाहरण के रूप में पारिस्थितिक तंत्र को देखा जाता है। एक ऐसा सकल योग जो कि दो चीजों से मिलकर के बना, समस्त प्राकृतिक जीवों और समस्त जो प्राकृतिक तत्व हैं उनके मिलने से, उनके एक होने से, एक क्षेत्र के अंतर्गत, खास करके एक क्षेत्र के अंतर्गत दो चीजों के मिलने से समस्त प्राकृतिक जीव और समस्त प्राकृतिक जो तत्व हैं उनके सकल योग से, उनके मिलने से एक क्षेत्र के अंतर्गत जो एक प्रकार से चीजें उत्पन्न होती हैं उसी को हम मतलब एक जो क्षेत्र के अंतर्गत जो चीजें मतलब या माहौल क्रिएट होता है उसी को इकोसिस्टम कहते हैं और उसके अध्ययन करने वाले विज्ञान को इकोलॉजी कहते हैं। ठीक, तो ये दो परिभाषा होगी सीसी पार्क की। अगले विद्वान आते हैं, अगले विद्वान इन्होंने एक प्रकार से कहा कि ठीक है तुम दोनों ने परिभाषा दी और भी विद्वानों ने परिभाषा दी, और एजी तांसले की एक लंबी सी परिभाषा, उनकी परिभाषाओं को इन लोगों ने देखा सुना पढ़ा। उसके बाद में इनके दिमाग में आया कि ठीक है तुम लोगों की परिभाषा ठीक है, लेकिन मैं भी इसी क्षेत्र में नाम बनाना चाहता हूं। तो इन्होंने कहा कि मैं भी कुछ तो कहूंगा। इन्होंने कहा कि बिल्कुल चले। तो फर्ले और न्यूबे महोदय आते हैं। फर्ले और न्यूबे की संयुक्त परिभाषा है दोनों की। क्या कहते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र जो होता है इस प्रकार आपस में एक दूसरे से तथा अपने पर्यावरण से संबद्ध जीवों की समकालिक एकता या सम्मेल होता है। ठीक है, एकता या सम्मेल होता है उस समय, खास करके समकालिक जीवों की समकालिक एकता, यानी उस समय की एकता और एक सम्मेल यानी एक मिला जुला रूप किसका, जो जीव होते हैं उसका और अपने पर्यावरण से संबंध, यानी कुछ जो जीव होते हैं, मैंने इसीलिए शुरुआत में पर्यावरण के बारे में बताया था कि पर्यावरण जो होता है वो जीवों को चौतरफा क्या हुए हैं, चौतरफा जीवों को घेरे हुए हैं और उसी घेरे में जीव निवास करते हैं। तो चूंकि कहीं न कहीं पे जीव जो होते हैं वो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और पर्यावरण जो होता है वो जीवों को प्रभावित करता है। और जब इस प्रकार से पर्यावरण मनुष्य को या जीवों को और जीव मतलब किसको, पर्यावरण को प्रभावित करते रहते हैं,
तो इस प्रकार से चूंकि दोनों में अंतर क्रियाएं होती हैं, दोनों में इंटर रिलेशनशिप है, दोनों में संबंध है, दोनों में एक प्रकार से कहीं आकर्षण कहीं प्रतिकर्षण कहीं एक प्रकार से मतलब कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं, तो वो अंतर क्रियाएं कहीं ना कहीं पे जो आपस में एक दूसरे के प्रति होती हैं, वो अपने पर्यावरण से संबंध, जीवों की समकालीन एकता और सम्मेल जो होता है, उसी एकता और सम्मेल को जीवों के और उसके द्वारा क्रिएट पर्यावरण के बारे में उन दोनों का एक प्रकार से तालमेल बैठा करके रहना एक साथ, उसी के सम्मेल को हम क्या कहते हैं, उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं, यानी कि उसी को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। समझ में आ रही बातें, आगे समझते हैं। तो ये हो गए फर्ले और न्यूवी की परिभाषा। अगले विद्वान आते हैं, उनका नाम भैया, उनका नाम क्या है, सविंदर सिंह। सविंदर सिंह की पुस्तक आती है, ये जो पुस्तक आप जो है जो पढ़ना है पुस्तक, ये भी सविंदर सिंह ने लिखी होगी, ठीक है। सविंदर सिंह की अगर मैं बताऊं पुस्तक की आपके पाठ्यक्रम में नहीं, सभी सविंदर सिंह बड़े अच्छे माने जाने लेखक हैं, खास करके भौतिक भूगोल के क्षेत्र में उनका बड़ा दबदबा रहा है, और यूपीएससी की जो बुक्स या किताबें होती हैं उनको भी कहीं ना कहीं पे इन्होंने लिखने का प्रयास या उनमें बड़ा नाम कमाया है, बड़ा अच्छा नाम है इनका सविंदर सिंह जी का। तो सविंदर सिंह जी के द्वारा दी गई परिभाषा, उस पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। मैंने तो सोचा था कि इस परिभाषा को नहीं लिखेंगे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चूंकि बड़े महान व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, तो इसलिए इनकी परिभाषा जो है लिखना परम आवश्यक था। तो सविंदर सिंह जी की परिभाषा को हम थोड़ा सा देखते हैं। सविंदर सिंह की परिभाषा है, इनकी पुस्तक चलती है बड़ी जबरदस्त तरीके से, जियोग्राफी में माना जाना नाम है। तो सविंदर सिंह की अगर बात की जाए तो पारिस्थितिक तंत्र, इन्होंने कहा कि पारिस्थितिक तंत्र जो होता है भूतल के निश्चित क्षेत्र को धारण करने वाली एक आधारभूत कार्यशील इकाई होता है। क्या कहा कि भूतल के निश्चित क्षेत्र को, एक निश्चित क्षेत्र इन्होंने बताया। अब देखिए, जब जब आप किन्हीं अलग अलग विद्वानों की परिभाषाओं को देखेंगे, आपको एक प्रकार से एक नई जानकारी, एक नई समझ डेवलप होगी आपके अंदर, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि पारिस्थितिक तंत्र जो होता है भूतल, भूतल माने क्या होता है, पृथ्वी का जो ऊपरी जो एक प्रकार से आवरण है, यही भूतल है, ठीक, यानी जिस पर हम खड़े होते हैं, जैसे मैं खड़ा हुआ हूं तो ये भूतल है, ठीक। तो भूतल जो होता है, इसी भूतल के जो निश्चित क्षेत्र, इसी भूतल पर मैं एक क्राइटेरिया फिक्स कर दूं कि यहाँ ये निश्चित क्षेत्र है, एक निश्चित क्षेत्र। जैसे मान लेते हैं, अब देखिए पारिस्थितिक तंत्र जो है अलग अलग स्थानों पर, जैसे एक होता है मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र हो गया, ठीक है, महाद्वीपीय पारिस्थितिक तंत्र हो गया, महासागरीय हो गया, ठीक। इसके अलावा जो झील का पारिस्थितिक तंत्र हो गया, नदी तालाब का पारिस्थितिक तंत्र हो गया, वन जंगल का पारिस्थितिक तंत्र हो गया। इसके अलावा पहाड़ों पर आप देखते हैं कई सारी वनस्पतियां, तो वहां का भी पारिस्थितिक तंत्र हो गया। तो पारिस्थितिक तंत्र जो होता है एक निश्चित भूभाग होता है, एक निश्चित भूभाग में जीवों के द्वारा, और मतलब जीवों का और उसके जो आवरण, यानी कि जो उसका आवरण है यानी पर्यावरण, उस पर्यावरण के बीच में जो तालमेल होता है, जो सामंजस्य होता है, जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, उसी को खास करके हम बोलते हैं, उसी के मिले हुए रूप को, उसी के सम्मेल को हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। क्लियर हो गई बातें, तो ये हो गया। तो सविंदर सिंह कहते हैं कि भूतल के निश्चित क्षेत्र को, देखिए एक मंझी हुई परिभाषा, एक जबरदस्त परिभाषा, इसका कोई आलोचना नहीं कर सकते आप। तो भूतल के निश्चित क्षेत्र को, निश्चित क्षेत्र को धारण करने वाली एक आधारभूत कार्यशील इकाई, कैसी, आधारभूत कार्यशील इकाई, क्या धारण किए हुए, भूतल के निश्चित क्षेत्र को धारण करने वाली एक आधारभूत कार्यशील इकाई होता है क्या, पारिस्थितिक तंत्र। आगे कहते हैं जिसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, जिस भूतल का जो निश्चित क्षेत्र है, इस निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत जैविक समुदाय, भैया बहुत बढ़िया समझो ध्यान से, तो जैविक समुदाय और अजैविक संगठकों, दो शब्द इन्होंने बताया। पहला शब्द क्या हो गया, जैविक समुदाय, दूसरा अजैविक संगठक। जैविक में क्या आता है, जैविक आपने और अजैविक दोनों चीज समझ लीजिए। जैविक माने जिसमें जीव हो, अजैविक माने जिसमें जीव नहीं है, यानी निर्जीव वस्तुएं, ठीक है। मानव द्वारा निर्मित बहुत सारी वस्तुएं निर्जीव चीजें हैं, लेकिन वो भी एक प्रकार से पर्यावरण का निर्माण करती है। तो कहीं ना कहीं पे उन दोनों को हमको लेकर के चलना पड़ेगा, चाहे वो जैविक हो चाहे अजैविक हो। खास करके पारिस्थितिक तंत्र की बात करूंगा तो अभी जब इनके घटकों के बारे में समझेंगे तो दो ही घटक होते हैं इसके, यानी कि दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। जैविक घटकों में आप सभी को पता होगा क्या क्या चीजें आएंगी, अभी मैंने नीचे लिखा हुआ है। जैविक घटकों में जो प्रकार से खास करके जिनके अंदर जीव रहते हैं, जैसे कि आप देखेंगे तमाम सारी चीजें होती हैं, पेड़, घास, प्लैंक्टन, बैक्टीरिया, ठीक है, ये सारी चीजें, पक्षी, भेड़िया, मेढक, बिल्ली, शेर, बाज, अजगर, सर्प, मनुष्य, ये सब,
ठीक। और जो अजैविक घटक होंगे उसके अंतर्गत आप देखते हैं पानी, तापमान, प्रकाश, आर्द्रता, तमाम सारी गैसें, भूमंडल की जो स्वरूप है वो मरुस्थल वगैरह, ठीक है, ये सब चीजें, सागर महासागर, ये सब चीजें समझ में आ रही बातें। तो इन्हीं जैविक समुदाय, अच्छा ये जो जैविक समुदाय होता है किनके मिलने से बनता है? समुदाय जो होता है वो एक निश्चित, अब देखिए यही होती है एक विद्वान की परिभाषा। सबिंदर सिंह जो कि एक भारतीय भूगोलवेत्ता है, भारतीय एक प्रकार से विद्वान है, उनके अगर हम एक प्रकार से अगर देखें तो इनके एक प्रकार से समाजशास्त्री होने का भी बोध हो गया इन बातों को, समुदाय वाली पर। समुदाय, व्हाट इज कम्युनिटी? समुदाय को अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं। तो इनका एक प्रकार से जो समुदाय शब्द कहा, समुदाय एक निश्चित क्षेत्र को ही कहते हैं। समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। क्या होता है? एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। तो निश्चित क्षेत्र, इनको यहाँ पर जो निश्चित क्षेत्र का प्रयोग इन्होंने किया, निश्चित क्षेत्र जो शब्द को यहाँ पर बताया, इस शब्द का कहीं न कहीं पे आगे प्रयोग करना था सबिंदर सिंह जी को, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर निश्चित क्षेत्र प्रयोग मतलब शब्द रखा और इसका प्रयोग चल करके जैविक समुदाय यहाँ पर जोड़ा, ठीक है। जो कि जैविक समुदाय जो होता है वो एक निश्चित भूभाग के अंतर्गत होता है, क्षेत्र में होता है, उसमें चाहे वो एक प्रकार से कोई शेर रह रहा हो, बाज, जंगल में बात करते हैं शेर रहता है, ठीक है, जंगल में आप देखते हैं बकरी भी, मतलब बकरी बोल रहा हूँ, भेड़िया भी रहता है जंगल में, और जंगल में आप देखते हैं बहुत पक्षी भी यानी बाज वगैरह भी रहते हैं, और एक प्रकार से और तमाम सारे प्लैंकटन, घास, ये सब भी रहती है, ठीक। तो वो सारी चीजें, तो जैविक समुदाय और अजैविक संगठक, अजैविक संगठक भी होते हैं, ठीक है, उसमें तमाम सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो अजैविक संगठकों के सकल समुच्चय, सकल भी एक शब्द आपको यहां पर मैंने बताया था, सकल, ये व्हाट डू मीन बाय सकल? सकल से आपका क्या तात्पर्य है? सकल माने होता है कि नाथ एक चौपाई, तुलसीदास जी की ध्यान रखिएगा, नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी, ठीक। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, सकल माने होता है सब, सारी, कंप्लीटली सब, हे नाथ ये सारी संपदा आपकी है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मैं हूं आपका सेवक हूं, और इसके अलावा मैं तो आपका सेवक हूं, इसके अलावा और उसके मेरे साथ ही सुत यानी पुत्र, नारी, सब आपके ही सेवक हैं। तो इस प्रकार से तो कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा कि जो सकल शब्द है ये पूरे संपूर्ण को इंडिकेट करता है, ठीक। तो सकल समुच्चय तथा किसी निश्चित समय इकाई के अंतर्गत उनकी आपसी अंतरक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। किनकी अंतरक्रियाएं? तो आपसी अंतरक्रियाएं किसी के बीच में होंगी, जैविक समुदाय और अजैविक संगठकों के बीच में जो आपसी अंतरक्रियाएं होती हैं, ठीक है। अंतरक्रियाएं कहां पर होती है? एक निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत होती है। निश्चित क्षेत्र कहां पर होता है? भूतल पर होता है, ठीक है। और ये बात और ध्यान रखिएगा, जब इनका सकल समुच्चय होता है, इन सभी समुच्चय में यानी कि पूरे को हम जोड़ दें, अजैविक और अजैविक संगठकों के बीच जो एक प्रकार से क्या होती है, एक निश्चित समय इकाई के अंतर्गत, एक निश्चित समय के अंतर्गत क्या होता है, आपसी अंतरक्रियाएं जो होती हैं, इन सभी को हम सम्मिलित करते हैं। किसके अंतर्गत भैया? किसके अंतर्गत? तो पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत। तंत्र माने होता है जाल, सिस्टम हो भैया। तो एक जाल का मतलब समझ रहे हैं ना, तो जाल बहुत बड़ा होता है, उसका आकार भी एक निश्चित होता है। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो जाहिर सी बात है अब आपको पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, इसके बारे में जो डाउट थे सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हुए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको। मैं अपनी सारी ऊर्जा छेड़ करके आपको पढ़ाने में व्यस्त हूं। अगर आपकी प्रतिक्रिया नहीं आएगी तो फिर मजा नहीं आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए फिर थोड़ा सा मौज लेते हैं, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आगे पढ़ते हैं। तो हो गई परिभाषा और एक प्रकार से इसका जो पारिस्थितिक तंत्र के बारे में परिभाषा हो गया, अर्थ हो गया, सब कुछ समझ में आ गई ना। अब आगे थोड़ा समझेंगे। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे कि पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम की बात की है तो दो प्रकार का होता है पारिस्थितिक तंत्र जो होता है। कई प्रकार का होता है भैया? दुई प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। पहला कौन सा है? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, और दूसरा अप्राकृतिक यानी कि कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। कृत्रिम माने बनाया हुआ। आप कौन बनाए? बांदर हो, बछिया हो, बकरी तो बनाए ना पारिस्थितिक तंत्र। क्या बनाए? मनई बनाए, आदमी बनाए।
यानी मनुष्य द्वारा निर्मित जो पर्यावरण एक प्रकार से जो पारिस्थितिक तंत्र होगा, तो एक मनुष्य बनाएगा वो पारिस्थितिक तंत्र, और एक प्रकृति ने बना करके वहां से भेजा है वो, यानी कि एक प्रकृति द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है वो पहला हो गया। दूसरा जो पारिस्थितिक तंत्र है प्रकृति के द्वारा, उसी का प्रयोग करके मनुष्य ने अपनी बुद्धि और दिमाग का प्रयोग करके दूसरा पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण किया। तो दोनों को हम समझेंगे। तो पारिस्थितिक तंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला पारिस्थितिक तंत्र हेडिंग डालिएगा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, दूसरा हेडिंग डालिए अप्राकृतिक या कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। इसमें लिखेंगे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत कि ऐसा तंत्र या ऐसा सिस्टम जो मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं होता है, जो प्रकृति के द्वारा स्वतः निर्मित होता है, वो तंत्र होता है पारिस्थितिक, मतलब कि एक प्रकार से प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। और जिसको इसमें लिखेंगे जिसको मनुष्य निर्माण करता है वो क्या होता है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होता है। आगे समझो उदाहरण के माध्यम से, ठीक है। देखो अच्छा यहीं पर समझिएगा थोड़ा सा, जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है, जो नेचुरल इकोसिस्टम है, नेचुरल इकोसिस्टम की बात किया तो इसको दो भागों में हम पुनः बांट सकते हैं। कौन कौन से? पहला एक तो स्थलीय और दूसरा भैया जलीय। स्थलीय जलीय, ठीक है। अब पारिस्थितिक जो तंत्र होता है प्राकृतिक, उसमें स्थलीय जैसे वन हो गया, घास, मैदान, ये सब क्या है, ये सब स्थल पे होते हैं। तो ये हो गए जीवित है ना, वन जीवित होता है, पेड़ पौधे में सजीव माने जाते हैं, घास, मैदान, झाड़ियां हो गई, ये सब, ठीक है। इसके अलावा जलीय में आप देखते हैं मत्स्य यानी मछली वगैरह रहती है, तो क्या हो गई, जल का एक प्रकार से, मतलब एक प्रकार से, और इसमें और भी तमाम सारे पशु पक्षी भी, तो ये सब पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण है। ओके, क्लियर हो गई। इसके अलावा इसमें आप देखते हैं नदी हो गई, झील हो गया, सागर हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब किसके द्वारा बनते भाई, ये सब प्रकृति के द्वारा ही मिले हुए हैं। तो ये पारिस्थितिक तंत्र जो होता है, जैसे वन, घास, मैदान, उसमें नदी, झील, सागर, तो इसमें आप देखते हैं मत्स्य रहती, मछली रहती है, इसमें वन, घास, मैदानों में आप देखते हैं मनुष्य, वनस्पतियां, तमाम सारे जीव जंतु निवास करते हैं। तो ये हो गया प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र जो कि प्रकृति के द्वारा बना होता है। आप जो है वन को एक प्रकार से उगाते तो है, आप लगाते हैं, लेकिन वो स्वतः ही पहले से बना हुआ आया था। इसके अलावा घास स्वतः ही जमती है, मैदान उसका निर्माण आप नहीं करते हो, प्रकृति के द्वारा ही आप देखते बाढ़ आते आते लगातार मैदानों का निर्माण होता है। तो जलीय में आप मछलियों का, आप मछली नहीं बनाते हो ना, तो मछली वो स्वतः ही बनती है, प्राकृतिक देन है। तो ये चीजें हो गई। इसके अलावा जो अगला है आपका अप्राकृतिक या कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, इसके बारे में जानिएगा। तो इसके बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो अप्राकृतिक में मानव और मानव समूह, मानव या मानव समूह के द्वारा जो निर्मित चीजें होती हैं, जो इसको मनुष्य ने बनाया खास करके, वो चीजें आपकी अप्राकृतिक या कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आती है। मनुष्य ने क्या बनाया, जैसे कि उसने जो मैदान था, जो एक प्रकार से जो वन थे, जो घास थे, तो उनको क्या किया, उसको एक प्रकार से जो है कृषि उस पर करना प्रारंभ कर दिया, यानी कि खेत का निर्माण किया। तो मनुष्य ने जो हमको भूमि मिली थी प्रकृति के द्वारा प्रदत्त, उसका प्रयोग करके, मनुष्य ने अपने दिमाग का प्रयोग करके उस पर कृषि करना प्रारंभ कर दिया। तो ये पारिस्थितिक तंत्र भी होगा, कृषि। इसके अलावा उद्योग अपना स्थापित किया मनुष्य ने, वन को कटाई करके बड़े बड़े महानगरों का निर्माण हुआ। तो ये सब कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं, ये क्या है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आता है। तो समझ में आ गई दोनों बातें, दोनों चीजें क्लियर हो गई। उदाहरण इसीलिए मैंने दे दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, चले थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये तो होगा भैया पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, ठीक। अब अगला पॉइंट आपका आता है पारिस्थितिक तंत्र के मूलभूत घटक। क्या घटक, ये बहुत महत्वपूर्ण घटक है। आइए, यानी जिसको आप कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम बोलते हैं। तो ये कंपोनेंट्स को थोड़ा सा जान लेते हैं। आप सभी को पता होगा कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट्स दो प्रकार के होते हैं, खास करके पारिस्थितिक तंत्र के, यानी इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जैविक यानी कि बायोटिक, और एक होता है अजैविक यानी कि एक प्रकार से, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, अनबायोटिक बोल सकते हो, ठीक है। तो एक होता है आपका क्या भाई, जैविक घटक, और एक होता है भाई क्या, अजैविक घटक। तो जैविक घटक जो होता है वो खास करके आप देखते हैं दो प्रकार का होता है। एक तो होता है स्वपोषित घटक और एक होता है परिपोषित घटक, ठीक है। क्लियर हो रही बातें, यानी कि एक प्रकार से जो जिसको हम आप कहते हैं जैविक घटक, अंग्रेजी में बायोटिक,
और अजैविक घटकों को अबायोटिक एक प्रकार से कंपोनेंट्स बोलते हैं। ओके, यहाँ पर आपको यहाँ पर दो चीजों को बहुत विस्तार से यहाँ पर इन चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि यही चीज आप नहीं समझ पाते हो और बहुत परेशान हो जाते हो। ठीक, तो आपकी परेशानी को मैं चूंकि समझ रहा हूं, इसीलिए मैं आपको विधिवत तरीके से समझाऊंगा। कुछ आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग आज खोल करके वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, इसके मत करिएगा, नहीं बाद में बहुत पछताएंगे। बहुत जटिल ये पॉइंट है, इसको मैं बताने जा रहा हूं, बार बार आप इसमें भ्रमित होंगे, भूलेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको जान लीजिएगा। ठीक, चलिए यहां पर तो सबसे पहले हम समझेंगे जो पारिस्थितिक तंत्र का जो एक प्रकार से मूलभूत घटक है, उनमें जो दो प्रकार के घटक होते हैं, जैविक और एक अजैविक। तो जो जैविक घटक होता है ये दो प्रकार का होता है, इसको थोड़ा सा मैं जानने का प्रयास आपको करवा रहा था। तो एक तो होता है स्वपोषित घटक और एक होता है परिपोषित घटक। अब लिखिएगा स्वपोषित घटक में क्या क्या आएंगे। स्वपोषित घटक का मतलब होता है कि स्वपोषित, पोषित माने होता है पोषण, न्यूट्रिशन, क्या न्यूट्रिशन। तो स्व माने खुद, न्यूट्रिशन यानी खुद ही अपना पोषण कर लेते हैं। ऐसे तत्व ऐसे जीव या ऐसे पौधे या ऐसी वनस्पतियां या ऐसी चीजें जो स्वतः ही अपना भोजन बना लेती है, ठीक, वो होती है स्वपोषित जो घटक है। ठीक, और जो दूसरा है परिपोषित, परिमाने होता दूसरे के ऊपर, ठीक है, परिपीड़ा सब नहीं है दिमाई, परिमाने दूसरा। ठीक, तो जो परिपोषित होता है वो दूसरों पर आधारित होता है अपने भोजन के लिए। जैसे मनुष्य भी दूसरे पर आधारित ही भोजन करने के लिए। आप देखिए जो स्वपोषित होते हैं वो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। अब स्वयं कैसे निर्माण करते हैं उसका भी एक क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो स्वपोषित आपके घटक होते हैं वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अब जो स्वपोषित घटक है इसमें क्या क्या चीजें आएंगी और जो परिपोषित घटक है उसमें क्या क्या आएंगी। परिपोषित घटकों में आप देखते हैं ऐसे जीव होते हैं या ऐसे जीवों को हम सम्मिलित करते हैं जो कि अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर आधारित होते हैं। किस पर? किसी दूसरे पर आधारित होते हैं। समझ में आ रही बातें? स्वपोषित यानी खुद ही अपना भोजन बना लेते हैं, यानी किसी पर निर्भर नहीं रहते अपने भोजन के लिए। परिपोषित अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा स्वपोषित घटकों के उदाहरणों में अगर हम देखें भैया तो क्या देख सकते हैं? स्वपोषित घटक, इसमें सभी वनस्पतियां आ जाएंगी, जितनी भी वनस्पतियां होती सभी प्रकार की दुनिया की वनस्पतियां स्वपोषित घटकों के अंतर्गत आएंगी। दूसरा पेड़ पौधे हो गए, घास फूस हो गई, झाड़ियां हो गई, प्लैंकटन और बैक्टीरिया। प्लैंकटन जो होते हैं जो मछली का भोजन होते हैं, प्लैंकटन जो होता है एक प्रकार छोटे छोटे बहुत महीन जीव होते हैं और खास करके आप देखते हैं जलों में यानी कि महासागरों में या नदियों में एक प्रकार से जो जल में पाए जाने वाले हैं ये, तो मछलियों के भोजन होते हैं। मछलियां जो होती हैं वो प्लैंकटन पर डिपेंडेंट होती है, यानी कि वो खास करके परिपोषित घटकों में आएंगी। लेकिन स्वपोषित घटकों में कौन आ रहा? प्लैंकटन और बैक्टीरिया, ये जीव ही है। लेकिन बहुत सारे लोग इनको वनस्पति भी बोल देते हैं, बहुत सारे लोग जीव बोलते हैं। तो प्लैंकटन और बैक्टीरिया जो छोटे छोटे जीव होते हैं, बहुत छोटे छोटे जीव, वो अपना भोजन स्वयं निर्माण कर लेते हैं। क्लियर हो रही बात है ना? बिल्कुल, डन। चल आगे समझते थोड़ा सा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास, अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा भाई। तो जैविक घटक की अगर मैं बात करूं तो उसमें स्वपोषित घटक में मैंने आपको बता दिया। अच्छा, स्वपोषित जो घटक होते हैं इनको एक नाम से जाना जाता है। वह नाम कौन सा है भैया? वह नाम है उत्पादक या प्राथमिक उत्पादक, इन्हीं को कहते हैं। अब आपका मेन मूलभूत चरण मतलब शुरू होता है चरण समझने वाला। क्या समझना है? प्राथमिक उत्पादक। आप बहुत बार प्रश्न पूछा था, प्राथमिक उत्पादक, उपभोक्ता में द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। आप बहुत भ्रमित होते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब परिपोषित घटकों को समझिएगा, फिर उसके बाद में हम अभी ये उपभोक्ता और ये मैटर आपको समझा देंगे पूरा। ठीक, तो स्वपोषित घटक जो होते हैं खास करके वो तो हो गया। परिपोषित घटकों की अगर बात करूं तो इसमें तीन प्रकार की चीजें, तीन श्रेणियां होती है इसमें। कौन कौन सी? एक तो भाई
प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, दूसरे द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता और तीसरा तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। ठीक, तो जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं वो परिपोषित घटकों में खास करके, परिपोषित मतलब ये अपना भोजन दूसरे के पर निर्भर होते हैं खाने पीने के लिए। तो उसमें प्रथम श्रेणी में कौन आते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कीट पतंगे हो गए छोटे छोटे, ठीक है, चूहे हो गए, खरगोश हो गया, हिरण हो गया, बकरी हो गया, ये सब शाकाहारी जो है मतलब होते हैं, जो कि क्या होते हैं, शाकाहारी जंतु होते हैं, इन्हें शाकाहारी भी कहते हैं। जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी में जैसे चूहा, खरगोश, हिरण, बकरी, कीट छोटे छोटे जो होते हैं महीन महीन को, तो ये सब अपना भोजन किस पर डिपेंड होते हैं, यानी जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं वो अपने भोजन के लिए डिपेंडेंट किस पर होते हैं भाई, वो अपना भोजन का निर्माण करते हैं किसके द्वारा, वो पेड़ों से या घास को या प्लैंक्टन को या बैक्टीरिया से, सभी वनस्पतियों मतलब किसी प्रकार की वनस्पतियों से अपना भोजन का निर्माण करते हैं। यानी कि जो प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं किस पर, वो डिपेंडेंट होते हैं खास करके, वो होते हैं भाई किस पर, स्वपोषित घटकों पर, यानी कि प्राथमिक उत्पादक पर। ठीक है, इसके अलावा जो द्वितीय श्रेणी का एक प्रकार से आपका उपभोक्ता होता है उसमें पक्षी। अब पक्षियां जो होती है क्या खाती हैं, जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं वो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता पर डिपेंडेंट होते हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जैसे कि जो पक्षी होती क्या खाती है, पक्षियां जो होती हैं वो कीट पतंगों को खाती है कि नहीं खाती, खाती हैं। इसके अलावा आप देखते हैं जो भेड़िया होता है ये भी आप देखते हैं बकरी को, हिरण को, खरगोश को खाता है। मेढक जो होते हैं क्या खाते हैं, मेढक जो होते हैं एक प्रकार से आप देखते हैं ये भी छोटे छोटे जो कीट पतंगे होते हैं इनको खा लेते हैं। इसके अलावा जो बिल्ली होती है किसको खा लेती है, चूहे को खा लेती है। ठीक, तो क्लियर हो रही बात है ना। तो यानी कि ये जो पक्षी, भेड़िया, मेढक, बिल्ली ये सब द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता है। ये सर्वाहारी में एक प्रकार से आप रख सकते हो। ठीक, ये और इसमें मनुष्य को भी आप रख सकते हो खास करके द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में, क्योंकि मनुष्य भी सर्वाहारी होता है और मनुष्य क्या करता है, मनुष्य बकरी वगैरह भी खाता है। ऐसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मांसाहारी होते हैं तो बकरी वगैरह भी खाते हैं। तो ये सब क्लियर हो गई। तो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता डिपेंडेंट किसके ऊपर होते हैं अपने भोजन के लिए, वो प्राथमिक उपभोक्ता पर डिपेंडेंट होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता किस पर डिपेंडेंट होता है, तो वो होता है प्राथमिक उत्पादक पर। ठीक, क्लियर हो गई बातें। और जो तृतीय श्रेणी का आपका उपभोक्ता है उसकी अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर वो अपने भोजन के लिए डिपेंडेंट होता है द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं पर। और अगर मिल गया तो इन लोगों को भी नहीं, यानी कि प्राथमिक और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं पर डिपेंडेंट होते हैं खास करके जो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं वो। अब तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन चीजें आती है, जैसे शेर हो गया, बाज हो गया, अजगर हो गया, सर्प हो गया यानी सांप हो गए, ये सब चीजें। ठीक, क्लियर हो रही बात है ना। अब देखें शेर किसको खाता है भाई, शेर बकरी को भी खा लेता है। किसको खाता है, शेर बकरी को भी खा लेता है, हिरण को भी, खरगोश वगैरह को तो कम ही खाएगा क्योंकि शेर अगर मारेगा तो बड़े बड़े लोगों को, भेड़ियों को खा लेगा। ठीक है, मतलब बड़े बड़े थोड़े से मनुष्य भी मिल गया तो उसको भी जो एक प्रकार से दबोच लिया। तो और बाज होते हैं चिड़ियों को, पक्षियों को खा लेते हैं, बाज जो होते हैं पक्षियों को खा लेते हैं, छोटे छोटे और जानवरों को खाने में सक्षम है। अजगर जो होता है मेढक को, या सांप जो होते हैं मेढक को खा लेते हैं। ठीक है, बिल्ली को या सभी को, इनमें से भेड़िया, पक्षी सभी को अजगर निगल लेता है। तो ये सब एक प्रकार तृतीय श्रेणी के। तो समझ में आ रही बातें, जो अभी मैं एक बोर्ड पे फिर से थोड़ा सा आपको समझा दूंगा लिख करके। ठीक, इसके बारे में पूरा, यानी कि एक प्रकार से आपको पता होगा, यहीं पर मैं थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूं। देखिएगा यहीं पर मान लेते हैं उत्पादक की अगर मैं बात कर रहा हूं, यहीं पर एक थोड़ा सा सिस्टम समझ लीजिएगा, बस आपका क्लियर हो जाएगा। यही मैं समझाने का प्रयास बहुत देर से कर रहा था, यहां पर समझिएगा। इसमें जो एक प्रकार से जो एक होता है आपका, एक होता है कौन सा भाई, उत्पादक। ठीक है, कौन होता है, उत्पादक होता है एक। दूसरा कौन होता है भाई, उत्पादक के बाद में आता है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, इसके बाद में आता है द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता। उप मैं लिख दे रहा हूं, भोक्ता हो गया। ठीक है, इसके अलावा तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता, उपभोक्ता। ठीक है, समझ में आ रही बातें। अब इसी को मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास बहुत देर से कर रहा था कि इसको कैसे बताऊं, ताकि यहां पर मैंने बताया जरूर लेकिन आपके थोड़ा सा ऊपर से चला गया होगा। अब उत्पादक में हम किसको ले लेते हैं भाई, उत्पादक में चूंकि उत्पादक जो होते हैं स्वपोषित घटक होते हैं, मतलब कि मैं उत्पादकों में मान लेते हैं, मैं ले रहा हूं प्लैंकटन को, या एक प्रकार से मान लेते हैं
हमने ले लिया एक प्रकार से पेड़ पौधे जो हो गए या वनस्पतियां जो हो गई, पेड़ पौधे मान लेते हैं, पेड़ पौधे हो गए, ठीक है। तो पेड़ पौधे जो होते हैं ये एक प्रकार से अपने भोजन का निर्माण कैसे करते हैं, अपने भोजन का निर्माण स्वतः करते हैं, खुद ही भोजन बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है, लिख देते हैं उसे, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ठीक। चूंकि इनमें पत्तियां होती हैं और पत्तियों के द्वारा बनाते हैं। और जो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, पेड़ पौधे को कौन खाता है? पेड़ पौधे को खाने के लिए अगर मैं बताऊं यहाँ पर, तो जैसे कि हो गए बकरी मान लेते हैं, या हिरण हो गया, ठीक है, बकरी हो गया, बकरी हो गया, ठीक है। अब बकरी को कौन खाता है? वो होगा द्वितीय श्रेणी के। बकरी को मान लेते हैं, कौन खाएगा भाई? बकरी को मान लेते हैं आपका, बकरी को मान लेते हैं मनुष्य हो गया यहाँ पर, ठीक, मनुष्य हो गया। या बकरी के स्थान पर यहीं पर और जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पर कीट को कर दिया, यहाँ पर छोटे कीट भी आप रख सकते हो। तो कीटों को कौन खा लेगा? हम मान लेते हैं बकरी को तो मनुष्य खा लेगा, ठीक। कीटों को कौन खाएगा? कीटों को, अच्छा चाइना वाले तो कीट पतंगों को भी खा लेते हैं, उसमें नाश्ते में नमकीन के साथ, जैसे चाय में हम लोग नमकीन खाते हैं वैसे वो लोग कीट पतंगों को भी खा लेंगे, ये चीज। तो खास करके आप देखते हैं मनुष्य कीट पतंगों को खाने वाला कौन? यहाँ पर, यहाँ से उठाइए, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता से कोई उठा लीजिए। कीट पतंगों कौन खाते हैं? पक्षी खाते हैं, ठीक है, कौन? या मेढक मान लेते हैं, ठीक है, मेढक हो गया। आप तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता में चले आओ, कौन आ जाएगा भाई? यहां पर मैं शेर कर दे रहा हूं। शेर मनुष्य को भी खा सकता है, बकरी को भी खा सकता है, लेकिन घास खाने से रहा। शेर भूखा ही सही मगर घास खाने से रहा। डायलॉग सुना है आपने कि नहीं? तो वो चीज, तो शेर हो गया आपका, किसको खा ले भाई? मनुष्य को खाए ले और बकरियों को खाए ले, मिले तो। इसके अलावा अब मेढक के बाद में हम यहाँ पर सर्प अगर कर दे तो ये भी होता है, सर्प जो होता है यानी सांप, ठीक है। तो सांप किसको खा लेगा? सांप जो होगा मेढक को खा लेगा। मेढक किसको खा लेगा? कीट पतंगों को खा लेगा। कीट पतंगे अपना भोजन किससे बनाएंगे? पेड़ पौधे से। तो प्राथमिक मतलब उत्पादक की बात करें तो पेड़ पौधे प्राथमिक उत्पादक होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता बकरी, कीट ये सब होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता कौन हो गए आपके? अच्छा, प्राथमिक मनुष्य जो होता है प्राथमिक उपभोक्ता में भी आ सकता है मनुष्य, ठीक है। मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता भी है, द्वितीय उपभोक्ता भी है, ये बात ध्यान रखिएगा मनुष्य। ओके, क्लियर होगी बातें? तो ये चीजें आपकी समझ में आ रही। मनुष्य जो होता है इन सब में आप रख सकते हो, इसमें नहीं रख सकते हो, बाकी इसमें तीनों में रख सकते हो कहीं ना कहीं पे। क्योंकि जो मनुष्य होता है वो चाइना वाले तो सांप वगैरह भी आप खा लेते, तो उनको भी आप रख सकते हो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं में, ठीक। तो ये चीजें आपके समझ में आ गई ना। उत्पादक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, आप तो नहीं बोलेंगे ना। तो इसी प्रकार समझिएगा कि पेड़ पौधे से भोजन, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधों से भोजन बनाते हैं कीट पतंगे, ठीक है, या बकरी वगैरह, हिरण वगैरह। हिरण वगैरह को कौन खाता है? उनको खाते हैं। फिर कीट पतंग कौन खाता है? मेढक खाते हैं। बकरी वगैरह को मनुष्य वगैरह खा लेते हैं, ठीक है। मनुष्य को शेर खा लेता है, सांप खा लेते हैं, ये सब चीजें, ठीक है। मेढक को सांप खा लेता है। तो ये हो गए तृतीय, द्वितीय, सब और प्राथमिक। उपभोक्ता 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 ये आएंगे। ये किसमें होंगे? ये डिपेंडेंट है भाई किसमें? ये आपके होते हैं, ये दूसरों पर निर्भर होते हैं और ये स्वतः अपना भोजन बनाते हैं। तो ये तो हो गए भाई खास करके इसके घटकों में, पारिस्थितिक तंत्र के मूल घटकों में जैविक घटक के अंतर्गत चीजें मैंने बता दी। तो आपका लगभग पारिस्थितिक तंत्र का आधा चैप्टर खत्म। घटकों को समझ लिया, लगभग खत्म पारिस्थितिक तंत्र। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर अजैविक घटक को समझ लीजिए। अभी मैं और बताऊंगा, अभी विशेषताओं को लाएंगे, दूसरी स्लाइड पे है, परेशान मत होइएगा, ठीक है। अजैविक घटकों की अगर मैं बात करूं, अजैविक घटक यानी कि अबायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के, उसके बारे में जाने तो उसमें दो तीन प्रकार, जैसे कि कुछ जलवायु चीजें होती है, जैसे क्लाइमेटिक। तो क्लाइमेट में जैसे कि पानी हो गया, तापमान हो गया, प्रकाश, आर्द्रता। अच्छा, पानी समझते हैं, तापमान, तापमान मतलब समझ टेम्परेचर, ठीक है। प्रकाश समझ रहे, प्रकाश, ऊर्जा, ये सब चीजें। आर्द्रता यानी कि जो नमी जिसको कहते हैं, आर्द्रता माने नमी, ठीक है। तो नमी, तो ये सब अजैविक घटक के अंतर्गत आती हैं। अकार्बनिक पदार्थों में खास करके आप देखते हैं जैसे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। इसके अलावा यब से क्या बनेगा? फास्फोरस हो गया, ठीक है। इसके अलावा पी बनता है फास्फोरस से, क्या? हाँ, शायद पीएच हो गया, फिर जो भी होगा फास्फोरस से, ठीक है। क्योंकि ये फास्फोरस भारी तत्वों में आता है। इसके अलावा के से अपना बनेगा पोटेशियम, इसके अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम और इसके अलावा फेरस।
तो ये सब जो होते हैं जो है एक प्रकार से क्या है, भारी तत्व है, इसको रख सकते हैं। इसके अलावा Zn यानी जिंक, Mn यानी एक प्रकार से मैग्नीज, तांबा, ठीक है। इसके अलावा बोरान, एल्यूमिनियम, ये सब सूक्ष्म तत्व होते हैं। ये सभी भी अजैविक घटक है इसके भाई, तो इकोसिस्टम के। इसके अलावा आप देखते हैं कुछ गैसें भी हैं, जैसी गैसों में H2 गैस हो गई, H2 माने हाइड्रोजन गैस हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन H2, O2 ऑक्सीजन गैस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, NH3 अमोनिया गैस, ठीक है, और N2 माने नाइट्रोजन गैस। तो ये सारी की सारी गैसें जो होती है, ये सारी की सारी गैसें भी किसके अंतर्गत आती हैं, अजैविक घटकों के अंतर्गत आती हैं, खास करके पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत, इकोसिस्टम के एक प्रकार से अबायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंतर्गत हम रखते हैं। क्लियर हो रही बात है ना। इसके अलावा और भी चीजें हैं जैसे कि जो अजैविक घटकों के अंतर्गत आ सकती है। पृथ्वी की जो गतियां हैं, पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, आप सभी को पता होगा। एक पृथ्वी तो घूर्णन करती है अपनी जगह पर, और एक क्या करती है, परिक्रमण करती है, यानी परिक्रमा करती है। तो परिक्रमण और परिभ्रमण, ठीक है, अपने स्थान पर क्या करती है, परिभ्रमण करती है, और क्या करती है, सूर्य के परितः तो परिक्रमण करती है। तो परिक्रमा करती है एक, और एक घूर्णन करती है अपने स्थान पर, दो गतियां। ये सब इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत आती है, अजैविक घटक है इसकी पारिस्थितिक तंत्र की। इसके अलावा आप देखते हैं आकर्षण, जो पृथ्वी की आकर्षण शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण वाली शक्ति, वो भी आ जाती है। और स्थल मंडल का स्वरूप कैसा, स्थल मंडल के स्वरूप में बहुत सारी चीजें आती है। स्थल मंडल के स्वरूप में कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर पहाड़ है, ठीक है, ये सब चीजें, कहीं पर एक प्रकार से रेतीला मैदान, मतलब वो है, क्या बोलते हैं उसको, तो ये सब चीजें आती है आपकी अबायोटिक में। क्लियर हो गई बातें। तो ये सब आप देखते हैं जो जैविक घटक है। अच्छा, जैविक घटकों में आप देखते हैं जिनमें जीव निवास करते हैं वो सब होते हैं, यानी जैविक घटक जो होते हैं सजीव होते हैं। कैसे होते हैं, सजीव। जैविक घटक जो, जितने भी जैविक घटक होंगे वो सजीव होंगे, जितने भी अजैविक घटक होंगे कैसे होंगे, ये निर्जीव होंगे। क्या होंगे भाई, निर्जीव होंगे, यानी इनमें जीवन नहीं होगा। इसमें आप तमाम सारी चीजें होती हैं, जैसे कि बड़े बड़े मैदान हो गए, बड़े बड़े एक प्रकार से कहीं ऊंचा खाला, उच्चा वचन जितने भी हो गए ये सब, तो ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक, तो अजैविक घटक और जैविक घटक इसके बारे में मैंने बता दी। इसमें महासागर ये सब भी चीजें आ जाएंगे अजैविक घटकों में, चूंकि इसका निर्माण जो होता है ये प्रकृति और मानवीय के द्वारा मैंने बता रहा हूँ, ये तो इसमें प्रकार में मैंने बताया था। ठीक है, अजैविक घटक यानी जिसमें जीवन नहीं होता है वो चीजें। ठीक, तो क्या मैदानों में जीवन होता है, मैदान में जीव है, नहीं होता है, निर्जीव माना जाता है उनको। ठीक, तो वो चीजें, तो ये इतना चीज आपका क्लियर हो गया लगभग। अब इसके हम थोड़ा सा इसकी विशेषताओं पर फोकस करेंगे, और भी कुछ चीजें जो आपकी बचेंगी उसको समझ लेंगे। आपका लगभग इकोसिस्टम जो है उसके बारे में मैंने विस्तार से जानकारी, विधिवत जानकारी आपको दी है। इसके माध्यम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, फटाफट से इस जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और ये मत सोचिएगा कि शुक्ला सर जी नोट्स बना करके हमको प्रोवाइड करेंगे। देखिए, मैं मेहनत करके इसीलिए पढ़ाता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, और नोट्स बनाने का मेरे पास टाइम नहीं होता है। अगर मैं नोट्स बनाने में टाइम अपना जाया करूंगा या बिजी रहूंगा तो फिर आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा। ठीक, तो आप या तो भाई नोट्स ही पा सकते हो या फिर आप क्लास लेक्चर्स ले सकते हो। मेरे हिसाब से आपको नोट्स से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस एक बार वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जियोग्राफी इज अ कंसेप्चुअल सब्जेक्ट, और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, जियोग्राफी आपके दिमाग में बैठ गया भाई, तो काहे पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में। आप इसको समझो, मतलब एक प्रकार से रटो मत, समझ लो पूरा, बस हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपना खुद बैठ करके वीडियो चलाते रहो और नोट्स बनाते रहो, साथ साथ में जो कुछ मैं इंपॉर्टेंट बातें बोलूं उसको नोट्स बनाते हुए चलो। तो ये आपका कर्तव्य है। जब आप अपने नोट्स स्वयं बनाएंगे तो आपको पता होगा कि आपने किस शब्द का क्या मतलब रखा है। हम नोट्स बना करके मान लेते हैं आपको दे भी दूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे क्या क्या किस तरीके से मैंने, इसीलिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जो भी ना समझ में आए तो आप वीडियो को पुनः देखेंगे तो फिर से आप आसानी से नोट्स बनाते हुए चलिएगा, रोक रोक करके बना लीजिएगा। अभी तो लाइव हो रही थी। ठीक, तो क्लियर हो गई सारी चीजें, आगे हम समझेंगे। अगला जो मतलब जो है आगे आइए हम मतलब समझते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम समझते हैं इसकी विशेषताओं को विस्तार से। ओके, चलिए, तो अब हम समझते हैं भाई कि आखिरकार जो पारिस्थितिक तंत्र है इसकी क्या विशेषताएं हैं, अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में हम एक पिरामिड भी समझेंगे, जो एक प्रकार से पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, आपसे बोला जाता है कि जो है संख्याओं का पिरामिड। एल्टन महोदय ने 1927 में बताया था, भोजन श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला को लेकर के, यानी उत्पादक और उपभोक्ता पर डिपेंडेंट एक प्रकार से जो पिरामिड आपसे कभी कभी पूछाता है, तो पिरामिड एक मैं समझा दूंगा, इसी के आधार पर आप और चीजों को समझ पाइएगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा।
तो इसको समझेंगे। उसके बाद में पारिस्थितिक असंतुलन समझेंगे, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस समझेंगे। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इकोलॉजी जो विषय है, इकोलॉजी विषय आपको पता होगा, इकोलॉजी एक सब्जेक्ट भी है जो कि एक प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करता है। तो उसके अंतर्गत पारिस्थितिक जो असंतुलन फैल रहा है उसको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि इसी के लिए खास करके चीजें हम पढ़ रहे हैं, ताकि हमारा और जो पर्यावरण है उसका संबंध बना रहे अच्छे तरीके से। सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र की कुछ विशेषताओं पर हम फोकस करेंगे, दृष्टि डालेंगे अपनी। समझते हैं। पहली विशेषता पारिस्थितिक तंत्र की यह है कि किसी क्षेत्र विशेष के, यानी जो पारिस्थितिक तंत्र होता है किसी क्षेत्र विशेष के समस्त जीवधारियों तथा उसके भौतिक पर्यावरण के समस्त योग का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है? जो पारिस्थितिक तंत्र होता है किसी क्षेत्र विशेष के समस्त जीवधारियों और उसके भौतिक पर्यावरण के समस्त योग, दोनों के जो समस्त योग होता है दोनों को मिला लेंगे तो उसी का प्रतिनिधित्व करता है कौन? इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या होगी इसकी? ये पॉइंट समझ में आ गया ना, कि किसी क्षेत्र विशेष के समस्त जीवधारियों तथा उसके भौतिक पर्यावरण के समस्त योग का प्रतिनिधित्व करता है इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता समझिएगा इसकी, ये सब लिखते चलिएगा। दूसरी विशेषता आपकी कौन सी हो गई भाई? दूसरी विशेषता है कि जो पारिस्थितिक तंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र भूतल पर एक सुनिश्चित क्षेत्र होता है। किस पर? भूमि के तल पर एक सुनिश्चित क्या होता है? एक सुनिश्चित क्षेत्र होता है कि हाँ इतने क्षेत्र में ये पारिस्थितिक तंत्र हो गया, इतने में वो, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र कई प्रकार से हो सकते हैं, इसके कई सारे आयाम हो सकते हैं। तो भूतल पर एक सुनिश्चित क्षेत्र होता है पारिस्थितिक तंत्र। इसके अलावा जो क्या करता है, पारिस्थितिक तंत्र का क्षेत्रीय आयाम होता है। तो ये क्षेत्रीय आयाम होता है, एक प्रकार से क्षेत्रीय स्तर का आयाम होता है, और कई आयाम होते हैं, कई एक प्रकार से कई आयाम होते हैं किसके? पारिस्थितिक तंत्र के। ठीक है। इसके अलावा चूंकि जल में भी आप देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र बनेगा, स्थल में भी देखेंगे, वायु में भी आप देख सकते हो, तो अलग अलग स्थानों पर। ठीक, तो वही आयाम। इसके अलावा अगली विशेषता अगर हम जाने इसकी, तो अगली विशेषता क्या है भाई? अगली विशेषता पारिस्थितिक तंत्र की संरचना। क्या? स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। स्ट्रक्चर समझना परम आवश्यक है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर, अगर एक लाइन में स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाए कितना अच्छा रहेगा। विशेषताओं को समझ रहे हैं और स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा जान लेंगे। तो पारिस्थितिक तंत्र की संरचना स्ट्रक्चर जो होता है, ये इसके जो घटक होते हैं उसी के द्वारा, जो घटक होते हैं उसी के द्वारा उसका स्ट्रक्चर या स्वरूप जिसको आप बोल सकते हो बनता है। तो सबसे पहली बात ऊर्जा संगठक, जैविक संगठक, दूसरी बात, और तीसरी बात अजैविक संगठक। तो ऊर्जा संगठक में आज सौर ऊर्जा हो गई या और तमाम प्रकार की जो जल ऊर्जा हो गई, वायु की ऊर्जा हो गई, तो ये सब ऊर्जा होती है। ठीक है। तो ये सभी ऊर्जा, तो वो संगठक हो गए। एक तो ऊर्जा वाले संगठक, क्योंकि मैंने दो संगठक आपको बताए थे अभी तक, एक जैविक और एक अजैविक, लेकिन एक और संगठक आप जो नए शोधों के अनुसार पता चला है वो चला है ऊर्जा संगठक। तो ऊर्जा संगठक भी एक प्रकार से इसकी संरचना का ही अंग है। तो पारिस्थितिक तंत्र की संरचना ऊर्जा संगठक और जैविक संगठक और अजैविक संगठकों का एक प्रकार से योग होती है, इन्हीं से एक प्रकार से इसकी संरचना बनती है। तो पारिस्थितिक तंत्र की संरचना का निर्माण किससे किससे होता है? तीन घटकों से होता है। पहला घटक है आपका जैविक, दूसरा अजैविक और तीसरा आपका ऊर्जा संगठक। ठीक, तो तीन संगठक आपके हो गए ये, इन्हीं का क्या होता है? इन्हीं से निर्माण होती है इसकी संरचना का, पारिस्थितिक तंत्र की। ओके, इकोसिस्टम का जो एक प्रकार से स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर बनता है आपका ऊर्जा, यानी कि जो मतलब की एनर्जी, एक प्रकार से जो एक प्रकार संगठक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं एनर्जी वाले, जो जैविक यानी कि बायोटिक और एक अजैविक यानी कि अबायोटिक। ओके, क्लियर। इसके अलावा अगला पॉइंट समझेंगे हम। अगली विशेषता पारिस्थितिक तंत्र की यह है कि जो पारिस्थितिक तंत्र होती है, पारिस्थितिक तंत्र जो है इसका सर्वेक्षण जो होता है समय इकाई के संदर्भ में किया जाता है। किसके संदर्भ में? समय इकाई, किसी विशेष समय के अंतर्गत इसका सर्वेक्षण अगर करना हुआ कि किसी समय में कितने, मतलब उस स्थान पर कितने जीव या कितने, एक प्रकार से ये सब चीजों के बारे में। ठीक है, तो कितना क्या रह रहा है, तो वो इसका सर्वेक्षण समय इकाई के संदर्भ में किया जाता है। पांचवी विशेषता इसकी यह है कि पारिस्थितिक तंत्र की व्यक्तिगत उत्पादकता होती है। पारिस्थितिक तंत्र जो होती है उसकी क्या होती है? व्यक्तिगत उत्पादकता होती है, इसकी पर्सनल एक प्रकार से उत्पादकता होती है, प्रोडक्टिविटी होती है, किसकी? पर्सनल होती है। ओके, ये क्लियर होती है, क्लियर हो गई। तो पारिस्थितिक तंत्र की व्यक्तिगत उत्पादकता होती है, पांचवी विशेषता लिखिएगा। अगली विशेषता आपके समझ आ चुकी है, देखेंगे। अगली विशेषता है भाई छठवीं विशेषता, जैविक ऊर्जा
और अजैविक, ये तीन संगठक होते हैं। कौन कौन से? जैविक, ऊर्जा और अजैविक। तो जैविक, ऊर्जा और अजैविक संगठकों में जटिल अंतरक्रियाएं होती। कैसी अंतरक्रियाएं? जटिल अंतरक्रियाएं होती हैं। बहुत एक प्रकार से जटिल संबंध होता है, जटिल अंतरक्रियाएं होती हैं इन सभी में। तो जैविक, ऊर्जा और अजैविक संगठकों में जटिल अंतरक्रियाएं होती हैं। इसके साथ ही साथ जीवों में पारस्परिक क्रियाएं होती हैं। इसी संगठकों के एक प्रकार जटिलता के कारण से जो जटिल अंतरक्रियाएं होती हैं, इन्हीं अंतरक्रियाओं के फलस्वरूप पारस्परिक क्रियाएं भी होती है। तो अंतरक्रियाएं, पारस्परिक क्रियाएं किस किसके बीच में होती हैं? जीवों में होती हैं। तो पारस्परिक क्रियाएं यानी कि एक जीव दूसरे जीव में भी एक प्रकार से पारस्परिक क्रिया होती है। ठीक है, एक जीव भी दूसरे जीवों पर निर्भर होते, डिपेंडेंट होते। तो पारस्परिक क्रिया माने क्या होता है कि हमारा जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हो, तो दोनों लोगों का अगर साथ मिलेगा तो अच्छे तरीके से हम पढ़ लेंगे, और मतलब मैं पढ़ा पाऊंगा और आप पढ़ पाएंगे। तो ये हो गई मतलब कि आपका भी कुछ हमें मिल रहा है और हमारा आपको कुछ मिल रहा है। तो दोनों का एक प्रकार से सामंजस्य, वही होता है पारस्परिक। यानी कि तो जो जीव होते हैं उन जीवों में पारस्परिक क्रियाएं होती हैं। ठीक, तो ये होती है, ये भी इसकी विशेषता। इसके अलावा अगली विशेषता इसकी ये है। अगली विशेषता क्या है भाई? अगली विशेषता है कि ये यानी कि जो पारिस्थितिक तंत्र है ये विभिन्न ऊर्जाओं के द्वारा चलित होता है, संचालित होता है। विभिन्न ऊर्जाओं के द्वारा, कई सारी ऊर्जाओं से मिलकर के ये चलता है पारिस्थितिक तंत्र। लेकिन इसमें सर्वाधिक मात्रा में अगर बात की जाए तो सौरिक ऊर्जा होती है। सौर ऊर्जा जो होती है उसके कारण से चलता है। तो सौरिक ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण है एक प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र के संचलन के लिए, चलन के लिए। ओके, क्लियर? ये आपकी 7वीं विशेषता हो गई इसकी। 8वीं विशेषता लिखिएगा भैया। 8वीं विशेषता कौन सी है? पारिस्थितिक तंत्र के विकास एवं संवर्धन के अनेक अनुक्रम होते हैं। कितने अनुक्रम होते हैं? कई सारे अनुक्रम होते हैं। किसके? पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसको अच्छे तरीके से संवर्धन के लिए, अच्छे तरीके से उसको विभिन्न एक प्रकार से तमाम सारे अनुक्रम होते हैं, कई सारे रास्ते होते हैं। ठीक, इसके अलावा और 9वीं विशेषता, इसमें ऊर्जा और पदार्थों का सतत निवेश और बहिर्गमन होता है। ऊर्जा का एक प्रकार से निवेश भी होता है, यानी ऊर्जा उसमें जाती भी है और बहिर्गमन मतलब निकलती भी है। ठीक, दोनों होता है, एग्जॉर्ब और एक प्रकार से एग्जॉस्ट, दोनों आपको देख सकते हो। तो इसमें ऊर्जा एवं पदार्थों का सतत क्या होता है? सतत माने होता है सस्टेनेबल। तो ऊर्जा एवं पदार्थों का सतत निवेश और बहिर्गमन दोनों होता है। किसमें भाई? पारिस्थितिक तंत्र में। तो ये इसकी 9वीं विशेषता। 10वीं विशेषता इसकी होती है कि पारिस्थितिक तंत्र में मापक आयाम होता है, अर्थात यह विभिन्न आकारों और प्रकारों वाला हो सकता है। तो इसके कई प्रकार, कई आयाम होते, कई आकार होते हैं। ये मापक आयाम होते हैं, विभिन्न मतलब पारिस्थितिक तंत्र में मापक आयाम होता है, यानी कि ये विभिन्न आकारों और प्रकारों का हो सकता है पारिस्थितिक तंत्र। ठीक, तो ये तो हो गई पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम। नोट कर लीजिएगा 10 विशेषताएं। किसी भी एग्जाम में कोई भी चीज पूछा जाएगा आसानी से हो जाएगा। और यह वीडियो एक प्रकार से आपके लिए, मैं अगर बताऊं आपको, तो जो आपका को करिकुलर सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, खास करके बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के छात्र छात्राओं के लिए, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे समझते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप पिरामिड समझ लेते हैं। पिरामिड वैसे तो कई प्रकार के पिरामिड होते हैं, ये बात आप सभी को पता होगी। पिरामिड कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है संख्याओं का पिरामिड, एक होता है जैविक पिंड के पिरामिड, एक होता है ऊर्जा के पिरामिड। तो जो संख्याओं का पिरामिड है सॉरी जो संख्याओं का पिरामिड है, आप देखते हैं इसमें क्या होता है। संख्याओं के पिरामिड में खास करके इसकी एक प्रकार से पारिस्थितिक पिरामिड का उपयोग जो किया था, इसका सीई एल्टन महोदय ने 1927 में किया था। यहाँ पर मैंने बोर्ड पर लिखा भी हुआ, आप देख लीजिएगा इसको। और भोजन श्रृंखला की प्रत्येक सीढ़ी में जीवों की संख्या के अंतर को प्रदर्शित करता है ये। और संख्या पिरामिड के आधार पर उत्पादकों की संख्या तथा उसके ऊपर क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सर्वोच्च उत्पाद मतलब उपभोक्ता, इनको दिखाया जाता है। ठीक है, घास के मैदान में पौधों की संख्या सर्वाधिक होती है और जीवों की संख्या उच्च मांसाहारी तक निरंतर कम होती जाती रहती है। यानी एक प्रकार से ये ऊर्जा का पिरामिड, संख्या का पिरामिड, या संख्या के आधार पर अगर मैं बताऊं इसको, देखिए यहाँ पर पेड़ पौधे जो हैं ये बहुत ज्यादा हैं, मतलब पेड़ पौधों की संख्या क्या होगी यहाँ पर ज्यादा होगी इस पिरामिड में। ठीक, पेड़ पौधों की संख्या यहाँ ज्यादा है, कीट पतंगों की संख्या, कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए प्राथमिक उत्पादक। क्या जो प्लैंकटन हो गए, बैक्टीरिया हो गई, ये सब प्राथमिक उत्पादक के अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं ना। तो ये चीजें आपकी प्राथमिक उत्पादक जो है ये सब अधिक संख्या में होती है। ठीक, अब उससे कम संख्या में क्या होते हैं? उनको खाने वाले। ठीक,
उनको खाने वाले जो होते हैं उसकी कम संख्या में होते हैं, यानी कि मैं यहाँ पर 4 प्लस कर दे रहा हूँ, यहाँ पर 6 कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो पेड़ पौधे की संख्या अधिक है, जो वनस्पतियां हैं, जो छोटे छोटे जीव है उनकी संख्या अधिक है कीट पतंगों की। अब यहाँ पर मेढक वगैरह आ गए तो इनकी संख्या क्या होती है, उनकी अपेक्षा कुछ कम होती है, यानी जो शाकाहारी होते हैं यानी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उनकी संख्या कुछ कम होती है इनकी अपेक्षा। फिर उसकी अपेक्षा और संख्या थोड़ी कम होती है, यानी कि जो सांप वगैरह होते हैं उनसे भी कम होते हैं, यानी मेढक वगैरह और जो और कीट पतंगे उनसे। ठीक, तो ये मांसाहारी श्रेणी में आते हैं, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। इसके अलावा जो सबसे ऊपर हम जाएंगे तो उसमें शेर आएंगे, बाज आएंगे, ठीक है, जो एक प्रकार से इन सभी को सर्प वगैरह को खाएंगे, गरुड़ हो गया, तो ये सब मांसाहारी हो गए। ठीक है, उच्च उपभोक्ता हो गए। आप देखते हैं शेरों की संख्या कम है। ठीक है, शेर किसको खाता है, हिरण को खाता है, मतलब उससे नीचे भेड़िया वगैरह खाता है, तो ये मनुष्यों को। तो देखिए आप देखेंगे वैसे मनुष्य की अगर बात की जाए तो उनकी संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उनसे मनुष्यों से ज्यादा आप देखते हैं पेड़ पौधों की संख्या है, पेड़ पौधों से भी ज्यादा छोटी छोटी जीवों की संख्या है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, तो ये एक प्रकार से पिरामिड, संख्या का पिरामिड हो गया। ठीक, तो ये पिरामिड का एक प्रकार से वो चीज मैंने बता दी। इसके अलावा और भी पिरामिड होते हैं, आपको यहाँ पर चीजें समझनी पड़ेगी। तो ये हो गई आपका संख्या वाला पिरामिड, जो संख्या के आधार पर कौन से जंतु ज्यादा है। इसके अलावा एक होता है जीव एक प्रकार से का पिरामिड। तो जीव का पिरामिड जो उल्टा पिरामिड, पर जीवी उपभोक्ता उत्पादन, वही चीज उलट करके अगर इसको हम, ये जो चीजें हैं इसको हम नीचे कर दें और इसको ऊपर कर दें, यानी जो परजीवी होते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है, उपभोक्ता जो होते हैं परजीवी के द्वारा, चिड़िया होती है उनसे कम होती, कीट पतंगे बहुत ज्यादा होते हैं, चिड़िया उनसे कम होती है, और खास करके जो एक प्रकार से उत्पादन होता है वो और कम होता है। मान लेते हैं कि कोई एक पेड़ है, उस पेड़ पर चिड़िया बैठी है और उस जो है पेड़ पे बहुत सारे जो है चिड़ियों को खाने वाली चीजें हैं। तो एक प्रकार से ये उल्टा पिरामिड बन जाएगा। ये वाला ऊपर कर दीजिए और नीचे, तो यहाँ पर पेड़ पौधे तब यहाँ छोटे में आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से चीजें होती है उसका। और जैविक पिंड की पिरामिड में आप देखते हैं, जैविक पिंड में क्या होता है कि जो है खास करके आप देखेंगे इसमें छोटे छोटे जो मतलब पेड़ भी छोटा होता है, फिर चिड़िया, फिर कीट पतंगे, वही सीधा बना दो। यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, पहला कैटेगरी हो जाएगा। दूसरा कैटेगरी आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर चिड़िया उड़िया बना दीजिएगा, होगा दूसरा। और तीसरा यहाँ पर तीसरा, मतलब 3 खंड केवल उसमें बनेगी, इसमें 4 बना है उसमें 3 ही खंड बनेगी। उसमें आपके कीड़े मकोड़े छोटे छोटे हो जाएंगे, इनको चिड़िया खाएंगी, चिड़िया किस पर रहेगी, पेड़ पर रहेगी। तो ये जो हो जाएगा आपका जैविक पिंड के पिरामिड। ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड एक होता है। ऊर्जा का पिरामिड जो होता है खास करके उसमें आप देखते हैं, ऊर्जा की पिरामिड में खास करके आप देखते हैं, ऊर्जा का पिरामिड जो होता है ये खास करके आप देखेंगे, इसका भी एल्टन महोदय ने ही 1927 ईस्वी में ही तमाम सारे पिरामिडों के बारे में बताया था, एल्टन महोदय ने ही। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। उसमें आप ऊपर सबसे यहाँ पर शेर बना सकते हो, नीचे भेड़िया बना सकते हो, या हिरण या बकरी मतलब हिरण बना सकते हो, नीचे उसकी भेड़ी मतलब शेर बनाया, फिर भेड़िया बनाया। ठीक है, भेड़िया के नीचे क्या बना दिया आपने, उसको बना दिया, फिर आपने खरगोश को, और खरगोश के बगल में फिर नीचे खरगोश के ही पैरेलल आपने छोटे छोटे जो है घास पात बना दिए। तो एक प्रकार से घास पात हो गया। तो कुल मिलाकर के ये हो गया आपका क्या भाई, ये हो गया आपका ऊर्जा का पिरामिड। तो ये इसी प्रकार से ही सब पिरामिड है। तो पिरामिड का मतलब यही होता है, ठीक, जो उत्पादक उपभोक्ता मैंने समझाया। तो ये सब क्लियर हो गई बातें। तो ये ऊर्जा के पिरामिड हो गए। इसके अलावा अगला आपका आता है भाई पारिस्थितिक असंतुलन। पारिस्थितिक असंतुलन की अगर बात की जाए, यानी इकोलॉजिकल जो इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस्ड या जो है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, इम्बैलेंस माने होता है असंतुलन। पर्यावरण में आप देखते हैं असंतुलन की स्थिति बनी हुई लगातार, और एक प्रकार से असंतुलन जब भी उत्पन्न होता है पर्यावरण और मनुष्य, चूंकि मनुष्यों को घेरे हुए है पर्यावरण, और खास करके आप देखते हैं उसी पर्यावरण और इनको घेरे हुए जो चीज होती है पूरा उसको, उसी के आवरण को, मनुष्यों को मिला ले, जीवों को मिला ले, वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को मिला ले, और सभी चीजों को मिला ले, और बाहरी आवरण जो भी गैसें वगैरह सबको मिला लेते हैं। तो जिस तंत्र का निर्माण होता है, जिस जाल का निर्माण होता है, उस जाल को हम इकोसिस्टम कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और जब क्या होता है कि आपस में प्रतिक्रियाएं करते वक्त आप देखते हैं अंतर क्रियाएं होती हैं, जटिल प्रक्रियाएं होती हैं। आप सभी को पता पारस्परिक क्रियाएं भी होती हैं मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच में। तो उसके द्वारा क्या होता है कि असंतुलन फैल जाता है। असंतुलन कई कारणों से फैलता है, आप सभी को पता होगा, मच्छर बहुत परेशान करे। तो बहुत सारे प्रकार से क्या होते हैं, क्या बता रहा था, चलिए हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो एक प्रकार से इम्बैलेंस चीजें हो जाती, कैसे होती है आपको बताऊं कि जैसे मान लेते हैं पेड़ पौधे हैं। अब पेड़ पौधे बहुत ज्यादा मतलब हैं, अब उससे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, संतुलन है सब चीज, ठीक। अब क्या हो, मान लेते हैं आप पेड़ पौधे की कटाई प्रारंभ कर दो, वनों की कटाई प्रारंभ कर दी आपने। अब जब वन काटे जा रहे हैं तो क्या होगा,
अब बहुत अधिक मात्रा में वन की कटाई हो जाएगी, तो वन जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, क्या करते हैं, वो मिट्टी जो है उसकी जो उर्वरक क्षमता होती है उसको रोकते हैं। यानी कि जो एक प्रकार से मृदा अपरदन होता है उसको रोकते हैं पेड़ पौधे, जो वनस्पतियां होती हैं। क्योंकि जब बहाव आएगा, नदियों में बाढ़ आएगा तो बहेगी नदियां, तो कुछ मिट्टियां रुकेंगी, कुछ उत्पादकता रुकेगी। लेकिन अगर आप पेड़ कटाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मृदा अपरदन बढ़ जाएगा। जब मृदा अपरदन हो जाएगा तो मिट्टी की जो ऊपरी परत होगी वो कट करके पानी के साथ बह जाएगी बरसात में, और जब ऐसा होगा तो मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो क्षीण हो जाएगी, उर्वरकता जो मिट्टी की है वो खत्म हो जाएगी। यानी कि अब वहां पर कुछ जो फसलें होगी वो उत्पादित नहीं होगी, ये चीज उत्पन्न होगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक प्रकार से इम्बैलेंस्ड होगा। तो क्या होगा, पारिस्थितिक तंत्र जो है ये क्या होगा, इसका असंतुलन होगा। ठीक, ये चीज हो गई पहली। दूसरी चीज यहाँ पर ये हो सकती है कि आपने वनों की कटाई करी तो क्या हो जाएगा, जो ऑक्सीजन के लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ऑक्सीजन का जो मतलब जो गैस है वो कम होती जाएगी धीरे धीरे, तो उससे भी प्रभाव पड़ेगा मनुष्य के जीवन पर। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजन कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होगी उसकी वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। ठीक है, मान लेते उद्योग स्थापित हुआ, उद्योगों के स्थापन से क्या होगा, मान लेते कोई उद्योग स्थापित हुआ और उद्योगों के स्थापना से क्या होता है, खास करके कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। कार्बन डाइऑक्साइड की जब अधिकता हो जाएगी तो वातावरण क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है, ये तमाम प्रकार की जो गैसें होती हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस कही जाती हैं, इनका उत्सर्जन शुरू हो जाएगा। ठीक है, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे चूंकि वे रक्षा करते हैं। तो क्या होगा, उद्योगों की स्थापना से, घर में फ्रिज कूलर लगाने से, या AC जो गाड़ियां होती हैं उनसे, ये सब तमाम प्रकार की जो है विनाशक गैसें या प्रदूषक गैसें निकलती हैं। इससे क्या होता है, वातावरण क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो वातावरण जब गर्म होगा, जब वातावरण गर्म हो जाएगा भैया, इन्वायरमेंट गर्म हो जाएगा अपना, तो क्या होगा, इससे जब गर्म वातावरण होगा तो हवाएं जो इसके संपर्क में आएंगी वातावरण के, ये हवाएं भी गर्म हो जाएंगी। और जब हवाएं गर्म हो जाएंगी तो ये हवाएं जाती हैं, बहती हैं, तो पर्वतों से टकराएंगी। और चूंकि पर्वतों पर आपको पता होगा ग्लेशियर होते हैं, यानी कि बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ को ग्लेशियर कहते हैं। तो ग्लेशियर जो बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, उनसे जब गरम गरम गैसें टकराएंगी तो ठंड ठंड जो बर्फ होंगे वो क्या होंगे, वो पिघलने लगेंगे भाई। और जब इस प्रकार से संघट्ट होगा, यानी कि टकराव होगा किसका, गर्म हवाओं का और ठंड बर्फों का, तो क्या होगा, बर्फ पिघलने लगेगा। और आपको पता होगा जो हिमनद होते हैं, यानी जो ग्लेशियर के पिघलने से नदियां बहती है, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर के पिघलने से बहती है। ठीक, हमेशा बहती है, ऐसा नहीं कि बरसात में गंगा नदी बहती, कभी सूखती है, नहीं सूखती ना। तो यानी कि ये सीजनली नदी नहीं है, ये ग्लेशियर से पिघलती है। तो क्या होगा, ज्यादा मात्रा में ग्लेशियर पिघलेगा, बर्फ ज्यादा पिघलेगा। अब गंगा नदी में जल बहुत अधिक मात्रा में हो जाएगा, जल बहुत अधिक मात्रा में आएगा तो क्या होगा, बाढ़ आएगा, बाढ़ की समस्या उत्पन्न होगी। बाढ़ से क्या होगा, जल भराव की समस्या उत्पन्न होगी। उससे बहुत ज्यादा क्या होगा, बहुत ज्यादा बीमारियां फैलेंगी, मोटे मोटे मच्छर उत्पन्न होंगे। इसके अलावा वनस्पतियां नष्ट हो जाएंगी। जब पानी भर जाएगा ऊंची ऊंची जगहों पर, 3-4 दिन पानी 10 दिन भरा रहा, वनस्पतियां सारी नष्ट हो गई, सारे जीव जंतु मर गए। और कुछ आदमी जो चपेट में आ गए, मतलब जितने भी लोग बस्तियां थी जो रह रहे हैं वो भी चपेट में आ गए, उनका भी खात्मा हो गया। पेड़ पौधे क्या हो गए, सूखने लगे, मिट्टी का कटाव अलग से हो गया, मिट्टियां अलग से बह गई, जो उर्वरक क्षमता थी छीड़ हो गई। तो ये बाढ़ आने से कई सारी चीजें हो सकती है। अच्छा, बाढ़ आने से क्या होता है, कहीं पर घाटा होता है तो कहीं पर एक प्रकार से कुछ फायदा भी हो जाता है। जो मैदानों का निर्माण बाढ़ों से ही हुआ है, तो इस प्रकार से बाढ़ आने से और भी चीज क्या होगी। अब नदियों में जलस्तर जब बढ़ेगा, नदियों का जल कहां पर जाएगा, फिर समुद्र में बह करके जाता है, समुद्र में गिरा। अब समुद्र का जलस्तर क्या होगा, बढ़ेगा। समुद्र का जलस्तर क्या होगा भाई, बढ़ेगा। नदियों में जल ज्यादा बहेगा तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। समुद्र यहाँ पर था तो समुद्री में आप देखते हैं बहुत सारे द्वीप होते हैं, छोटी छोटी नदियों में, मतलब समुद्रों में द्वीप होते हैं, नदियों के बीच में भी द्वीप होते हैं। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, आपको पता होगा। ठीक है, तो एक प्रकार से आप देखते हैं जो द्वीप होता है, तो वो द्वीप जो होते हैं या फिर जो तटीय इलाके होंगे, आपके समुद्र किनारे जो प्रदेश होंगे, देश होंगे, वो धीरे धीरे क्या होंगे, क्योंकि जलस्तर जब बढ़ेगा समुद्र का तो वो डूबना प्रारंभ कर देंगे। इस प्रकार से बहुत ज्यादा जन और धन की हानि होगी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा चीजों की हानि होगी। तो इस प्रकार से ये आप देखते हैं, पर्यावरण असंतुलन अगर फैलेगा, पारिस्थितिक असंतुलन अगर फैलेगा, इकोलॉजिकल अगर इम्बैलेंस होगा, तो बहुत ज्यादा एक प्रकार से क्या होगा, विनाशक की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और उसको फिर कुछ नहीं बचा पाएगा। पर्यावरण का अगर आपने गलत उपयोग किया, अगर सामंजस्य अच्छे तरीके से नहीं बैठाया, अगर अच्छे तरीके से आपका तारतम्य नहीं बैठा पर्यावरण के साथ, प्रकृति मतलब कि जो नेचर है उसके साथ, निश्चित तौर पर जब ऐसा असंतुलन फैलेगा और प्रकृति मतलब क्या कर देगी, निरसन कर देगी, इलिमिनेशन कर देगी, शब्द होता है जो है इसी में ही पॉलिटिकल साइंस मतलब सॉरी जियोग्राफी में, तो वो हो जाएगा।
इसी बात को लेकर के मतलब कि हर एक चीज में होता है ऐसा। तो इकहोम एक व्यक्ति है, इकहोम महोदय ने अपने शोध में बताया, उन्होंने कहा हिमालय को लेकर के इनका एक प्रकार से वो था, इन्होंने कहा कि अफगानिस्तान का हिमालय जो है, चूंकि हिमालय बहुत मतलब कई देशों में फैला हुआ है, तो इन्होंने कहा इकहोम महोदय ने क्या कहा कि अफगानिस्तान का हिमालय मर गया है। क्या कहा? अफगानिस्तान का हिमालय मर गया है, नेपाल का हिमालय मर रहा है और भारत का हिमालय गंभीर रोगी है या गंभीर रोगी की भांति है। क्या कहा? चूंकि ये पारिस्थितिक असंतुलन की स्थिति ही पैदा कर रहा है। चूंकि अफगानिस्तान का हिमालय लगभग मर गया है, तमाम सारे पेड़ पौधे कट गए, वनस्पतियों का विनाश हो चुका है, चोटियां एक प्रकार से रगड़ खत्म हो रही हैं, तो अफगानिस्तान का हिमालय मर गया है, नेपाल का हिमालय मर रहा है और भारत का हिमालय गंभीर रोगी है। ये बात किसने कही? इकहोम ने कही। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न जरूर बनेगा, याद कर लीजिएगा। ओके, जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी। अच्छा, ये जो पारिस्थितिक असंतुलन होगा इसको रोकेंगे कैसे? आपसे प्रश्न पूछे कि पारिस्थितिक असंतुलन रोकने के उपाय बताएं, तो एक प्रकार से निवारण के लिए मैंने यहाँ पर कुछ जो है पहलू आपके लिए लिखे हैं। पहली बात तो कोई जनसंख्या पर रोक लगाना होगा। किस पर भाई? जनसंख्या पर हम लोगों को रोक लगाना होगा। जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है आज, उसके बढ़ने से बहुत ज्यादा क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। और क्या बढ़ रहा है? एक प्रकार से असंतुलन हो रहा है, पारिस्थितिक असंतुलन फैल रहा है। दूसरी बात, जनसंख्या पर हमको नियंत्रण करना होगा, पहला निवारण। दूसरा, वनों का विस्तार करना होगा, वृक्षारोपण हमको करना होगा, वनों का विस्तार करना होगा, वनों की कटाई को रोकना होगा। ठीक, ये चीज। इसके अलावा औद्योगिकरण से बचाव करना होगा। अगर उद्योग लगाए जाए, फैक्ट्री स्थापित की जाए, तो ये मतलब एक प्रकार सतत डेवलपमेंट यानी कि जो सतत विकास होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको ध्यान में रख करके किया जाए। यानी कि औद्योगिकरण से बचाव किया जाए। ठीक है, यानी जिस प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जिस प्रकार से नगरीकरण बढ़ रहा है, ठीक है, उस तरीके से उस पर थोड़ा सा रोक लगाया जाए, उसको थोड़ा सा एक प्रकार से अच्छे तरीके से सोच समझ करके रणनीति के साथ हर एक चीज को किया जाए। इसके अलावा जल स्रोतों का विकास है। जल स्रोत मतलब क्या होता है? जल के स्रोत होते हैं, जैसे नदी हो गए, सॉरी जो हिमनद हो गए, खास करके जो ग्लेशियर्स हो गए, वो सब हो गए, तो उनका विकास किया जाए। इसके अलावा और भी तमाम सारे जल स्रोत होते हैं, उनका विकास किया जाए। कृषि सुधार किया जाए। मतलब कृषि सुधार का मतलब क्या होता है? जो तमाम प्रकार के कृषि में जो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है, इससे भी पर्यावरण संतुलन में दिक्कत हो रही है, तो कृषि में सुधार किया जाए, जैविक चीजों पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, और भौतिक चीज, रासायनिक चीजों को थोड़ा कम किया जाए। इसके अलावा प्राकृतिक सुंदरता की जो चीजें हैं उनको एक प्रकार सुरक्षा दी जाए, तभी चीजें होंगी। वनस्पतियों की रक्षा की जाए, यही सारी चीजें हैं। अगर इन चीजों को हमने कर लिया अच्छे तरीके से, तो पारिस्थितिक असंतुलन एक प्रकार से को हम एक प्रकार से थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, मतलब संभाल सकते हैं। असंतुलन नहीं बना सकते, संतुलन हमको स्थापित करना है। तो पारिस्थितिक संतुलन हमको स्थापित करना, असंतुलन को खत्म करना है। उसके खत्म करने के लिए तमाम सारे उपाय मैंने बता दिए। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर खत्म होता है। पारिस्थितिक तंत्र आज का जो चैप्टर था, इसके अंतर्गत हमने पारिस्थितिक तंत्र के अर्थ को समझा, इसकी परिभाषा को समझा, उसकी विशेषताओं को समझा, उसके हम पिरामिडों के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा पारिस्थितिक जो एक प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र के घटक थे उसके बारे में चर्चा किया, पारिस्थितिक तंत्र की जो एक प्रकार से प्रकार थे उसके बारे में बताया, और पारिस्थितिक असंतुलन के बारे में बताया। कुल मिलाकर के इतना ही आपका पॉइंट थे, इतने ही टॉपिक्स थे जो कि मैंने सब पर कवर कर लिया। एक भी प्रश्न अगर आपका एक इस पे पूछा जाएगा, और आसानी से मिड टर्म में तो एक प्रश्न आने वाला है, और सेमेस्टर परीक्षाओं में यहाँ से लगभग आपका 10 नंबर तैयार है, पक्का लिख लो यहीं पर। 10 नंबर ये आपका चैप्टर देकर के जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र। ओके, क्लियर होगी बातें? निश्चित तौर पर आपके समझ में सारी बातें आ गई होंगी। अब हम विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। और आपको बता दूं कि इस प्रकार से 2 चैप्टर और पहले हो चुके हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 है, और सिलेबस भी डिस्कस कर दिया है, एक मॉडल पेपर भी है। हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट हमने बना दी है 2023 की परीक्षाओं के लिए, बीए 3rd सेमेस्टर का, सेकंड ईयर 3rd सेमेस्टर, तो आप देख लीजिएगा। सबकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी, हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट है, उसमें मॉडल पेपर, सिलेबस, डिस्कशन और चैप्टर्स वाइज वीडियो आपको मिलते रहेंगे समय समय पर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।